लेट्स बिगिन बायोलॉजी में। आज हम बात करते हैं बेसिक्स बायो की। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसकी दो ब्रांच होती हैं। एक को हम लोग जूलॉजी कहते हैं, दूसरी को हम लोग बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी में हम लोग जंतु विज्ञान को कहते हैं हिंदी में, बॉटनी को हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। आपसे पूछा जाए जूलॉजी के जनक कौन थे, तो आप बताएंगे अरस्तु। बट फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो थियोफ्रेस्टस। फिर से देखते हैं, जीव विज्ञान की बात करें तो इसको हम लोग दो ब्रांच में पढ़ सकते हैं। एक को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, दूसरे को वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करें तो उसके जनक अरस्तु थे, जंतु विज्ञान के भी अरस्तु होते हैं, बट वनस्पति विज्ञान की बात करें तो थियोफ्रेस्टस थे। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी टर्म यानी बायोलॉजी का नाम किसने रखा था, टर्म किसने दिया था, तो ये टर्म लैमार्क और ट्राइवरेस ने दिया था। देखिए, अब हम बात करते हैं थियोफ्रेस्टस की। तो थियोफ्रेस्टस के लिए इन्होंने एक बुक बहुत अच्छी लिखी थी। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेनरम। क्या नाम था थियोफ्रेस्टस की किताब का? हिस्टोरिया प्लेंटेरम। चलिए, अब हम बात करते हैं सेल। जैसा कि आप जानते हैं, जिंदा रहने के लिए मोहब्बत ज़रूरी नहीं है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ना वो गाना सुन रखा है ना आप लोगों ने? ऐसा कुछ नहीं है। जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? कोशिका यानी सेल। अब हम बात करते हैं कोशिका क्या होती है। देखिए इधर, कोशिका क्या होती है? ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बात करें पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब बने हुए होते हैं कोशिका के यानी सेल के। कुछ बने होते हैं एक सेल की, तो उन्हें कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ बने होते हैं यानी मोस्ट ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म बने होते हैं मेनी सेल्स के, उन्हें हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेल की बात करें तो सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं। सेल को ही हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं, और कोशिका की पढ़ाई को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। पर आपसे पूछा जाए साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो आप बताएंगे हार्टविग ने। आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था। उन्होंने देखा क्या था? देखा था जो उसे हम लोग सेलुली बोलते हैं। ये सेलुली क्या है? सिनोनिम्स ऑफ सेल वॉल है। तो उन्होंने पहली बार कोशिका देखा, कहाँ पर देखा था? बी हाइव और हनी कॉम्ब में। एक्चुअली वो सेल कोशिका नहीं थी, वो सेल वॉल थी। तो फाइनली जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो सेल वॉल थी। याद कैसे करेंगे? कोशिका, देखिए मानिए कोशिका क्या होती है। मान लीजिए आपकी उंगली है, आप किसी नीडल यानी आप सुई की नोक लीजिए, इस पर टच करिए, इससे आप थोड़ा सा एकदम चिन्नी भर टुकड़ा निकालिए। जब इतना निकालेंगे तो इसमें करीब 10-20 कोशिका निकलेंगे। अगर हम किसी एक की कोशिका की पढ़ाई करें, अभी हम आपको आगे बताएंगे, तो सोचिए अपने शरीर में कितनी सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती थी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए इधर, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पर जो कोशिका पहली बार की थी वो लिविंग नहीं थी, डेड थी। आपसे पूछा जाए सबसे पहली बार जीवित कोशिका किसने देखी थी, तब आप बताएंगे एंटनी वॉन लीवनहुक को। ठीक, देखिए इधर, अब हम बात करते हैं लुईस पॉस्चर की। देखिए इधर, आपसे कहा जाए कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट करती है, ठीक, कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। पहले से प्रेजेंट कोई लाइफ, उसी से नई ज़िंदगी ओरिजिनेट करती है। पर अगर आपसे पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, कहते हैं लाइफ ओरिजिनेट करे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ये बात किसने की थी? लुईस पॉस्चर ने। और पर कहा जाए सेल अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, तो ये बात किसने बताई थी? रॉडॉल्फ वर्चो ने। क्या बताया था? कि जो सेल अराइज करता है कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और इसको अपनी भाषा में इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुली ई सेलुली, रॉडॉल्फ वर्चो ने। लुईस पॉस्चर ने बताया था लाइफ ओरिजिनेट करती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, और वर्चो साहब ने बताया था कि नई कोशिका अराइज करती है पहले से उपस्थित कोशिका से। ठीक, अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी या कोशिका का सिद्धांत। सबसे पहले आप जानिए मेरी बात, सेल देखिए। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जो एक सेल से बने होते हैं, ठीक, उनके लिए कुछ पॉइंट हैं। इधर देखिए, अभी यहाँ नहीं बताया, हम यहाँ पर सेल थ्योरी की बात करते हैं। देखिए इधर, अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, कोशिका का सिद्धांत,
इसे दिया था सेल्डन और स्वान ने। देखिए दोनों साइंटिस्ट अलग थे, बट इन दोनों ने एक साथ कोशिका का सिद्धांत दिया था। मैथ्यू स्लेडन जो थे जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में ये बताया। इन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट होता है ये कंपोस्ट होता है सेल से, या सेल जो बनाती है टिश्यू को। हम बात करते हैं थियोडर स्वान की। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? ब्रिटिश के थे। किस चीज़ के थे? जूलॉजिस्ट के थे। इन्होंने 1839 में ये बताया कि अपने ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ के अनुसार स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो बना होता है सेल या उसके प्रोडक्ट से। और इन्होंने एक बात और बताई, अपने स्टडी को ऑब्जर्व करके ये बताया कि जो एनिमल सेल होता है उसके पास एक बाउंड्री होती है मेम्ब्रेन की। उसी मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इस समय। तो सेल्डन और स्वान ने एक साथ कोशिका का सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी एक परिकल्पना थी, बट जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल शेप किसने दिया था? फाइनल शेप दिया था वर्चो और नेगेली ने। सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया था सेल्डन और स्वान की, फाइनल शेप दिया था कोशिका सिद्धांत को वर्चो और नेगली ने। और जो आज हम लोग जानते हैं सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल, वो ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑल ऑर्गेनिज्म वो बने हुए होते हैं सेल या उसके प्रोडक्ट के। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। दूसरी बात ये बताया कि कोई भी सेल है वो एराइज करता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है? दैट वाज स्पर्म यानी शुक्राणु। और पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन में, तो ओवम यानी अंडाणु। आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन में, तो हम लोग बताएंगे न्यूरॉन यानी तंत्रिका। अब देखिए आगे। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण किस में होता है, यानी मैक्सिमम रीजनरेशन कोशिका में। तो सबसे ज़्यादा बताएं, सबसे तेज होता है लीवर में यानी यकृत में, और सबसे धीमा या मतलब रीजनरेशन होता ही नहीं है ब्रेन में। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, एक एक करके देखते हैं और सेल को, कोशिका को। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए इधर, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, देखिए इधर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसको किस लिए होता है? ऑक्सीजोरेशन में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग को मदद करता है ऑक्सीजोरेशन में। इसके अंदर क्रिस्टी पाई जाती है। इस क्रिस्टी के अंदर क्रेब्स साइकिल चला करती है। जो क्रेब्स साइकिल है, इससे बनते हैं एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपीस। और 38 एटीपी से ही बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो क्या बनाता है? एनर्जी यानी ऊर्जा। और सबसे पहला बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे अल्टमैन ने डिस्कवरी की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? अपने शरीर में ऊर्जा बनाना। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? इसका काम होता है ऊर्जा बनाना। चलिए देखिए आगे। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोशिका है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी होता है, सेंट्रियोल भी होता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी के। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है कोशिका के अंदर? ऊर्जा का आदान प्रदान करना यानी एनर्जी ट्रांसफ़र करना। ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में, बट एनर्जी ट्रांसफ़र करता है गोल्जी बॉडी। देखिए इधर, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, अगर बात करें कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? ये मदद करती है कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? ये कोशिका का विभाजन करती है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग बात करते हैं वैक्यूल का। वैक्यूल का क्या काम होता है कोशिका में? ये पानी को स्टोर करती है। वैक्यूल क्या करती है? ये पानी को स्टोर करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये क्या होता है कि कोशिका का कंकाल इसे कहा जाता है।
और ये जो कोशिका को पचकने में रोकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे वाले को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसके सरफेस में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? फैट बनाता है, जिसे हम लोग वसा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है जो प्रोटीन होता है 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। चलिए अब हम बात देखिए कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आपको बता दिया हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम हुआ? ऊर्जा बनाना। सेंट्रोसोम का कोशिका का विभाजन करना। वैक्यूल का क्या काम था? पानी का स्टोर करता है। गोल्जी बॉडी ऊर्जा को ट्रांसफ़र करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल होता है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म को ही हम लोग जीव द्रव कहते हैं और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पुरकिंजे ने। जीव द्रव इन्हीं कोशिका के अगल बगल भरा रहता है। इससे ये क्या होता है? ये ऑर्गेनल होते हैं, इसी में तैरा करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले ऑर्गेनल्स की, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब करी थी? 1831 में। कहाँ पर? ऑर्किड के प्लांट में। ठीक, देखिए न्यूक्लियस को ही हम लोग कोशिका का ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस क्या करता है? ये जानकारी देता है। किस फॉर्म में? डीएनए। डीएनए का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अब आपको यहाँ पर हम एक चीज़ और बताते हैं, देखिए इधर। मान लीजिए कोई सेल है, तो सेल के लिए क्या क्या जरूरी है? देखिए इधर, ये मान लीजिए सेल है एक, तो सेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए? अगर कोई सेल है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, इसके पास सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? डीएनए होना चाहिए। मान लीजिए डीएनए हो गया। डीएनए क्या करता है? ये करता है इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक, और क्या होना चाहिए? इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल पाए जाने चाहिए, जैसे सम राइबोसोम। चलिए आगे की बात हम करते हैं। अब हम आपको बताते हैं सेल के अंदर डिवीज़न क्यों होता है। डिवीज़न इस वजह से होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हो इसके अंदर ये पास हो सके अपने डॉटर सेल के पास। ठीक, अब आपको देखिए, मान लीजिए ये डीएनए है। देखिए इधर बनाता हूँ, ये मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका के अंदर डीएनए। देखिए इधर, ये क्या करता है? सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। और देखिए जीन क्या होता है? जीन एक डीएनए का पार्ट होता है। जीन क्या है? जीन एक तरह का पार्ट है। देखिए इधर, जीन क्या होता है? जीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। ये पार्ट है किसका? डीएनए का, जो क्या कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन। ठीक, जीन का काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आपको हम बताते हैं, देखिए मान लीजिए ये डीएनए है। पहले आप न्यूक्लियस के बारे में बता चुका हूँ ना, कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड के प्लांट में की थी। इसे हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए डीएनए है, इधर देखिए तब समझ में आएगा। डीएनए को हम लोग कंडेंस कर दें, यानी डीएनए का कंडेंसेशन फॉर्म, उसी को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। मान लीजिए डीएनए को हम कंडेंस कर दे रहे हैं, ये और घना कर दिए थोड़ा, ये डीएनए है। डीएनए को हम लोग कंडेंस करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ठीक, अगर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाए, या कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन को और कस के कंडेंस कर दे, और मतलब जितना हो सके यूं कोई ये, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। सॉरी।
इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। चलिए आगे देखिए, इधर देखिए, फिर से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा डीएनए था, डीएनए को हमने कस के कंडेंस कर दिया, तो क्या बन गया, ये क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन को और कस के कंडेंस कर दिया, तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। अब जो कंडेंसेशन होता है यहाँ पे दो तरह, एक मतलब हल्का सा कंडेंसेशन, जो देखिए ये तो डीएनए हो गया, ये हमारा हो गया क्रोमेटिन, और ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में दो पार्ट, देखिए इधर, ये यहाँ पर हल्का सा कंडेंस है, यहाँ मान लीजिए ज़्यादा कंडेंस है। जो क्रोमेटिन का लेंस कंडेंस है इसे हम लोग कहते हैं ई क्रोमेटिन। क्या, ई क्रोमेटिन। और जो क्रोमेटिन का पार्ट मोर कंडेंस है या ज़्यादा कंडेंस है, इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक, क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। और क्रोमोसोम क्या होता है, या मोस्ट कंडेंस क्रोमेटिन होता है। अब मान लीजिए डीएनए से अगर हम लोग क्रोमोसोम की तरफ जाएंगे तो कंडेंसेशन इंक्रीज करता है। ठीक, बाकी बात हम लोग करेंगे जेनेटिक में, यहाँ पे हम इतना रखते हैं। अब आपको हम समझाते हैं, जैसे कोई कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या क्या पाए, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ फिर से, यहीं पे देखिए, ये हटा लीजिए सब। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम था, ऊर्जा का बनाना। गोल्जी बॉडी क्या करती थी, ट्रांसफ़र करती थी। वैक्यूल का क्या काम था, पानी का स्टोर करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल का काम करता था। सेंट्रोसोम क्या करता था, कोशिका का विभाजन करता था। और ये प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य, इससे क्या होता है, सेल ऑर्गन फ्लो करा करते हैं इसी पे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हम लोग कोशिका का ब्रेन कहते हैं, और इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए के फॉर्म में। आपको बता दिया डीएनए क्या है, डीएनए बताया हूँ यहाँ पर। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। डीएनए इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, अगर डीएनए को हम लोग कंडेंस कर दे तो क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन को और कंडेंस कर दे तो क्रोमोसोम। यानी डीएनए की टांग पकड़ के खींचे तो क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक, अब देखिए लाइसोसोम, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो लाइसोसोम बड़ा खचरा इंसान होता है। ठीक, अब इसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जल घटक एंजाइम। देखिए पूरे सेल ऑर्गेनल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर आदेश दिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया तू बराबर से ऊर्जा बना, अगर इसने मक्कारी किया तो ये लाइसोसोम को आदेश देता, भैया तू जा इसको समझा क्या। और जो इसमें से काम नहीं करता, लाइसोसोम क्या करता है, उसके पास जाके फट जाता है, इसकी वजह से उस ऑर्गेनल की डेथ हो जाती है। इसके अंदर जल घटक एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम को इसी वजह से हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए इधर हम बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट में, इसे हिंदी में हम लोग लवक कहते हैं। तो एक हरित लवक होता है जो भोजन का निर्माण कहता है, उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसे अवर्णित लवक कहते हैं, ये बिना कलर का होता है और भोजन को स्टोर करता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, इसे हम लोग वर्णित लवक कहते हैं, और यही कलर देता है फलों को। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल डेड होती, बाहर होती, नॉन लिविंग होती, इसकी खोज रॉबर्ट हॉक ने कहा था। अगर हम लिविंग मैटर की बात करें तो उसी को हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था अल्फोंसो कॉर्टाई ने, बट इसका नाम डजार्डेन रखा था सार्कोडे ने। अब हम लिविंग मैटर प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो इस देखिए प्रोटोप्लास्ट के अंदर की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट के अंदर की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बात बताई थी मोहेल और पुरकिंजे ने। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट की जो बाहर की परत होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज स्वान ने कहा था, और स्वान ने ही एक बात बताई थी कि चाहे एनिमल हो, या बताया नहीं था कि जितने ऑल एनिमल सेल है उनके पास बाउंड्री ऑफ मेम्ब्रेन होती है, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी, स्वान ने। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म की बात खोज करें, साइटोप्लाज्म की खोज स्ट्रासबर्गर ने करी थी। साइटोप्लाज्म में हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका का द्रव। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के सेंट्रल पार्ट की। देखिए जी, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, मोनोरा की बात कर रहे हैं। तो
तो यहाँ पे सच्चा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो इतने सारे न्यूक्लियस के नाम है, उसी को न्यूक्लियट कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, या प्रोक्रियान कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, या फॉल्स न्यूक्लियस। बट अगर हम यूकेरियोट की बात करें, यहाँ पे सच्चा न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। कब करी थी? 1831 में। कहाँ पर? ऑर्किड प्लांट में। पर न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ इंटायर सेलुलर एक्टिविटी है, ये बात किसने बताई थी? ये हेमेल्डिंग साइंटिस्ट ने बताई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं हक्सले की। हक्सले ने ये बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। फंटना ने क्या बताया? फंटना ने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और वो मेम्ब्रेन लेस होता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब देखिए हॉफमिस्टर ने क्या बताया? हॉफमिस्टर ने यह बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम को ही हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। इसका नाम वर्ल्डमेयर ने दिया था। ओके गैस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।